Now, the return regarding the compensation. Return regarding the compensation. Section 16, as per the Employees Compensation Act 1923, that the state government may, by gazetted notification, direct every person employing employees shall send a prescribed time and prescribed form to such authority. A correct return specified the following detail: the number of injuries in respect of which compensation has been paid by the employer during and previous year, the amount of such compensation, such particulars to the compensation as the said government may direct. इसमें ऐसा होता है कि सपोज जैसे नोटिस मिली लेबर कमिश्नर को या स्टेट कमिश्नर को, एक्सीडेंट हुआ, उसने अपनी इंक्वायरी बैठाई और उसके अकॉर्डिंग दैट कमिश्नर इज सेटिस्फाइड कि यस इंजरी तो हुई, ये तो मैटर खत्म हो गया। बट इसके साथ साथ में जो उस प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है लेकिन सू मोटो एक्शन लेबर कमिश्नर लेता है, वो ये होता है कि दैट इट शुड प्रोहिबिट द रिपीटेशन ऑफ द सेम एक्सीडेंट और सिमिलर काइंड ऑफ एक्सीडेंट, ओके, एंड एज वेल एज द ट्रांसपेरेंसी। देखिए, एज पर क्रिमिनोलॉजी हमारे यहाँ पे अलग अलग थ्योरीज यूज होती हैं क्रिमिनल्स के लिए। कुछ रिफॉर्म करते हैं, कुछ आई फॉर एन आई करते हैं, कुछ हार्श पनिशमेंट देने के साथ साथ में सोसाइटी को मैसेज देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, डिटरेंट थ्योरी, यहाँ पे पनिशमेंट मिलता है प्लस सोसाइटी को एक मैसेज चाहिए कि डू नॉट रिपीट सच काइंड ऑफ अ क्राइम। डेटरेंट थ्योरी ऐसी होती है जहां पर जो ऑफेंडर है उसको पनिशमेंट के साथ साथ में ये भी सिखाया जाए कि डू नॉट रिपीट। रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जहां पे ऑफेंडर को आप ये बताते हैं कि चलो पिटी क्राइम्स था, दोबारा नहीं करना। वो एक कॉन्सेप्ट सेक्शन 17 में आया एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इससे ये होता है कि अगर आपकी चीजें पब्लिशली कर दी जाए तो कहीं ना कहीं आपके गुडविल पे धक्का लगता है। एक इंडस्ट्री को अपने वर्कमैन की बहुत ज्यादा जरूरत है। विदाउट वर्कमैन आप इंडस्ट्री के बारे में सोच भी नहीं सकते। जब स्टेट गवर्नमेंट ऐसे नोटिस मंगवाता है, ऐसे इंफॉर्मेशन मंगवाता है कि कितनी इंजरीज आपको लास्ट ईयर में हुई थी, कितने वर्कर्स को इंजरीज हुई, कितने लोगों को आज हुआ या कितने लोगों को फ्यूचर में हो रहा है, एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो मशीनरी है उसकी मेंटेनेंस रिपोर्ट भी गवर्नमेंट मांगती है। And at the time of injury or after the injury, what amount of compensation is granted by the employer to such injured employee? या फिर कोई अगर बड़े में होती है एक्सीडेंट जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को इंजरी होती है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी केस, जब आप रीड करेंगे तो पता चलेगा कि उनके एम्प्लॉयज और वर्कमैन के साथ साथ पब्लिक एट लार्ज पे भी इफेक्ट पड़ गया था। गैस लीक हो गई थी, 84 की बात है, सॉरी 85 की बात है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। या फिर ओलियम लीक गैस जो न्यू दिल्ली में हुआ था, श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स केस। तो इसमें जो डैमेज हुआ वो पब्लिक एट लार्ज में हुआ, वर्कर्स को तो हुआ ही हुआ। ओके, आजकल भी कई घटनाएं आती रहती है।
तो ऐसे में वो इंडस्ट्री कितना पर्टिकुलर काम कर रही है, उसकी गुडविल कहाँ तक जाती है, ये भी शो करना जरूरी है। और इसी वजह से कोई भी मजदूर या कोई भी एम्प्लॉय ऐसी फॉर्म ज्वाइन करना चाहेगा, ऐसी इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहेगा जहां पर उसके भी इंटरेस्ट का उतना ही रिस्पेक्ट रखा जाए, राइट। लोग टीसीएस वगैरह में इसीलिए भागते हैं क्योंकि इंडस्ट्री एक अच्छा ध्यान रखती है। उस दिन में हमने 5-6 कंपनीज के नाम डिस्कस किए थे जो आपको लॉकडाउन पीरियड में भी आपको कंपेंसेशन या आपकी पेमेंट को फुल पेमेंट दे रहे हैं, कट नहीं किया उन्होंने। तो ये एक रेपुटेशन बनती है और इस तरह पे मजदूर या एम्प्लॉयज ज्यादा काम करने के लिए इफेक्टिव होते हैं, राइट। तो फॉर अ गुडविल कितनी वहां पे एक्सीडेंट हुए हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। बगैर इस रिपोर्ट के आप दूसरी चीजों को आगे नहीं कर सकते। ओके, फिर उसके बाद आते हैं सेक्शन 17, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। सेक्शन 17 प्रोहिबिट्स द कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। That means section 17 prohibits the contracting out. That means any contract or agreement before or after the commencement of this act whereby an employee relinquishes any right of compensation from employer for a personal injury arising out of or in course of employment is declared to be null and void in far as it purports to remove or reduce the liability of any person to pay compensation under the act. देखिए, हमने जब compensation के बारे में बात किया था तो वेविंग आउट के बारे में हमने पढ़ा था या बार टू क्लेम के बारे में पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे आप उससे कंफ्यूज हो सकते हैं। बार टू क्लेम में एक प्रोविजन था कि अगर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ दैट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट मजदूर के साथ में या एम्प्लॉय के साथ में एक एग्रीमेंट बनता है कि अगर आपको इंजरी हुई तो आपको इतना कंपेंसेशन ही हम प्रोवाइड करेंगे, और अगर वो एम्प्लॉय उसको मान लेता है तो ऐसे में नाउ इट्स बार टू क्लेम आफ्टर द एक्सीडेंट बिकॉज द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल चालू हो जाएगा। बट ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बने कि आपको इंजरी होगी तो हम आपको कुछ देंगे नहीं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड माना जाए। मींस अगर कोई प्रायर कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें कंपेंसेशन अमाउंट डिक्लेयर है तो वो तो ओके है, वो भले कम हो ज्यादा हो वो चलेगा। बट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बने जिसमें ये लिखा जाए कि आपको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, या एम्प्लॉय या उसके रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयर्स या उसके रिप्रेजेंटेटिव को फ्री करवा दिया जाए इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, आपको कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, ऐसे सूरत में वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड माना जाएगा। आई बात समझ में? वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्टिंग आउट का, तो सेक्शन 17 इसको बाहर करता है। तो बार टू क्लेम में और कॉन्ट्रैक्टिंग आउट में यही फर्क है। बार टू क्लेम में कंपेंसेशन अमाउंट फिक्स होता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग लेटर। आई बात समझ में? However, contracting out में if any of the employer or his representative ऐसा कुछ करता है जिसमें एम्प्लॉयर की या उसके रिप्रेजेंटेटिव की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है टू कंपेंसेट इट्स एम्प्लॉय आफ्टर सस्टेनिंग द इंजरी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो हो जाते हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपने पढ़ा है। तो एनी कॉन्ट्रैक्ट विच सस्पेंड योर राइट or which restrict you to perform your right, that contract is null and void. ओके, कि आप दो लोग आपस में कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसमें ये डाल दें कि दैट
हम एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाएंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड होते हैं। ये क्लॉज सिर्फ एक ही प्रोसीडिंग में चलता है, जब आपके बीच में सेटलमेंट होता है। और सेटलमेंट में आप ये लिखते हैं कि ठीक है, आई एम रेडी, I will not file any further claim. I will not file any suit for damages. I am satisfied with this compensation, this amount, this maintenance. Then it is admissible. However, any contract which restrain to file a suit, any contract which free from the liability of a compensation, such contract is void ab initio. As an object and purpose of this act to enable the employee and their dependent to recover the compensation from their employer. It is against the policy of the act to allow a workman to give up his right for a compensation for personal injury arising out of and in a course of employment. But obvious है, ये जो एक्ट बनाया गया, ये क्यों बनाया गया है? एम्प्लॉय को कंपेंसेशन दिलाने, जो आर्बिट्रेरीनेस यूज हो रही थी उसको रोकने के लिए, राइट ना। लेकिन अगर यही चीज आपकी चलती रहेगी तो इस एक्ट का कोई मीनिंग नहीं बचेगा। इसी वजह से सेक्शन 17 को इम्पोज किया गया, जहां पे कॉन्ट्रैक्टिंग आउट पे रोक लगाई। In absence of a provision contained in section 17, it would have been easy for unscriptural employer to obtain from a helpless and ignorant employees agreement by which they give up their claim and compensation. तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए, अगर सेक्शन 17 नहीं होता तो एम्प्लॉयर ऐसे ही लापरवाह मजदूरों को यूज करता जो अपने काम के लिए ईमानदार नहीं है, और फिर कितनी भी डेथ हो कोई फर्क नहीं, क्योंकि कंपेंसेशन तो देना नहीं है। ओके, तो ये आपका एक पूरा कैलकुलेटिव पार्ट है, ठीक है। इस वजह से आपको कॉन्ट्रैक्टिंग आउट रोका गया। आई बात समझ में? चलिए फिर उसके बाद आते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ रीजंस ऑफ अ एक्ट, the provision contained in section 17 are necessary to guarantee to the employee the benefit of this act. यहाँ पे एक्ट का नाम ही है एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट, और अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आप बनाते तो इस एक्ट का कोई यूज नहीं है। द एक्ट विच इज पास बाय द लेजिस्लेशन। तो ये आपने शुरुआत में भी देखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है आपका, सारे फंडामेंटल राइट्स भी ये दूसरे राइट को ओवरलैप नहीं कर सकते। योर राइट टू लाइफ इट नॉट अमाउंट दैट आप दूसरे की जिंदगी छीन लेंगे, राइट। बट अगर आप डेविएट होते हैं, आपने किसी का मर्डर किया तो आपका राइट टू लाइफ सस्पेंड हो जाता है, फिर आपको पनिशमेंट मिलता है, कैपिटल पनिशमेंट। हमारे इंडिया में एक ही तरीके से कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, टू बी हैंग टिल डेथ। ये भी बाद में जोड़ा गया, टिल डेथ। पहले खाली टू बी हैंग ही होता था, बाद में हमारे जो ऑफेंडर्स थे उन्होंने अपने आप को ऐसा ट्रीट किया, क्योंकि डबल जीओ पार्टी पहले भी थी, तो टू बी हैंग हुआ, उनको लटका दिया, लेकिन वो बच गए, वो सांस रोकने में माहिर होते थे, वो बच गए। अब हैंगिंग हो गई है, अब आप दोबारा उनको कर नहीं सकते, बिकॉज इट्स एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट। और ऐसे में वो हीनियस क्रिमिनल्स बच जाते थे। बहुत सारे क्रिमिनल्स आज भी हैं जो अपने आप को 15-15, 20-20 मिनट अनकॉन्शियस रख लेते हैं। आई बात समझ में? तो इन चीजों से बचने के लिए ये नया उसमें क्लॉज अमेंड कर दिया गया, दैट टू बी हैंग टिल डेथ। अब उसको लटके लटके ही उसकी चेकिंग होती है, पहले ऐसा नहीं होता था। अब वो लटका रहेगा, नीचे एक बॉक्स जैसा होता है, इट्स लाइक अ रूम, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे लटकाया जाता है
और ग्राउंड फ्लोर पे डॉक्टर उसी लटकी हुई बॉडी का चेकअप करते हैं, जो प्राइमरी चेकअप होता है कि भैया मर गया है या नहीं मर गया, और लटकने के बाद तब उसको निकाला जाता है। ओके, तो ये एक आपका सारी चीजों का एक कंपाइलेशन है। ऐसे यहां पर है, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट आपको दिया है, तो इट्स अ राइट ऑफ अ वर्कमैन, इट्स अ राइट ऑफ अ एम्प्लॉय, ठीक है, राइट ऑफ अ वर्कमैन और राइट ऑफ अ एम्प्लॉय। ऐसे इन चीजों में आप अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिससे आप उसका राइट छीनते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। ओके, there is a hardly any doubt that the employee is usually under the employer's influence because of the latter position of authority, and therefore any act which has the come effect to the workman giving up the justified claim to the compensation is forbidden. इसी वजह से एक एम्प्लॉइज को एक प्रोटेक्शन दिया गया, क्योंकि बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट एम्प्लॉइज को कभी भी निकाल दिया जा सकता था अगर वो एम्प्लॉयर के खिलाफ जाए, कि ब्रेड एंड बटर दे रहा है भाई तो आपको माननी है। बट जब ये एक उसको गार्ड मिल गया कि नहीं आपको निकाला नहीं जाएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हमने देखा कि यू कैन नॉट टर्मिनेट योर एम्प्लॉय और वर्कमैन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, हमने पढ़ा था ना। वही चीज यहाँ पर भी है, क्योंकि एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के थ्रू ही आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में केस होता है, राइट। आपने अगर एम्प्लॉयर अगर आपको कंपेंसेशन नहीं दे रहा तो आप किसके पास भागेंगे? कोर्ट के पास ही भागेंगे। और कोर्ट अगर आपको कंपेंसेशन नहीं दे रहा है, सॉरी एम्प्लॉयर अगर कंपेंसेशन नहीं दे रहा है, ऐसे में कोर्ट अलाउ करेगा और इसका ग्रजेस एम्प्लॉयर आपको टर्मिनेट करके नहीं लेगा। आई बात समझ में? इस तरह से आपका ये एक्ट एक सेफगार्ड देता है वर्कमैन, ठीक है। इन मिस्टर के डायस वर्सेस एचएम कोरिया एंड सन्स AIR 1961 Calcutta, page number 513, the court was called upon to consider the question whether a receipt issued by a deceased employee's widow to accept lesser amount of a compensation that she was entitled to or amount to contract relinquishing his claim or her claim. The court held that such contract was hit by the provision of section 17, which prohibits the contracting out. In such a case, therefore, an acceptance of a lesser compensation does not bar a claim for a whole amount. तो बार टू क्लेम हमने पढ़ा था, राइट। तो बार टू क्लेम में लेसर अमाउंट नहीं, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्टिंग आप करते हैं तो दैट कॉन्ट्रैक्टिंग इज नल एंड वॉइड एज पर सेक्शन 17 ऑफ अ एक्ट। आ गई बात समझ में? तो ये एक तरीके का सेफगार्ड अलाउड हुआ था। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन 18 सबसेक्शन ए, पेनल्टीज। Whoever fails to maintain a notice book which is required to maintain, notice book मैंने आप लोगों को बताया कि हर इंडस्ट्री में there is a compulsion to keep a notice book, that is a registered only, but जो भी चल रहा है वो आप वहां पे मेंशन करते हैं, मेंटेन करते हैं। इट्स लाइक अ पुलिस स्टेशन डायरी या स्टेशन डायरी। जब आप क्रिमिनल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी कि पुलिस वाले अपने पुलिस स्टेशन से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाहर भी जाते हैं तो स्टेशन डायरी में एंट्री करके जाते हैं, जो अक्सर पुलिस गलती करती है क्योंकि उन्हें अर्जेंट में जाना होता है, उन्हें अंदाजा नहीं होता। भाई उन्हें एक सिंपल सी कॉल आ गई, साहब इतने असर घटलेला है प्लीज, या वो पट से निकल जाते हैं और सारी घटना देखने के बाद वो स्टेशन डायरी में एंट्री करते हैं।
बट समटाइम्स सच मैटर्स आर वेरी स्ट्रेच्ड आउट, वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसमें नहीं आ पाती। स्टेशन डायरी में टाइम लिखने में गलतियां होती है और उसी गलती को आप बेस बना सकते हैं फॉर अ डिफेंस, कि आपकी एफआईआर कितने बजे हुई, स्टेशन डायरी में कितने बजे की एंट्री है। मान लेते हैं एफआईआर 5 बजे हुई, स्टेशन डायरी में एंट्री 4:30 पौने 5 की दिखा रहा है, तो भैया 15 मिनट में तुमने इन्वेस्टिगेट कर लिया प्राइमा फेसी, 15 मिनट तो जाने में लगा होगा। ये एक छोटे छोटे पॉइंट टू बी कंसीडर्ड होते हैं एज अ प्राइमा फेसी, क्योंकि आपको क्रेडिबिलिटी ही तोड़नी होती है, चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो। जो भी आपके खिलाफ कंपेयर, जो भी आपके खिलाफ एलिगेशंस आ रहे हैं, सबसे पहले एलिगेशन लगाने वाले की क्रेडिबिलिटी को तोड़ दो, अपने आप अपना केस डिपेंड कर लोगे। आई बात समझ में? बट नॉट बाय द अनएथिकल वे। यूज अ लीगल पॉइंट, देयर आर अ प्रोविजन इन लॉ, यू हैव टू यूज द सेम। ठीक है, अगर आप उनका यूज ढंग से कर लेते हैं तो एटलीस्ट एफआईआर और ये सिविल सूट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब आप वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट भी पढ़ेंगे तो क्रेडिबिलिटी कैसे तोड़ेंगे आप। अगर कंपेंसेशन डिमांड कर रहा है कोई भी आपसे वर्कर, तो सबसे पहले आप इस डेफिनेशन को अलाउ एप्लीकेबल करेंगे कि दैट क्या वो वर्कमैन है या नहीं, एम्प्लॉयज है या नहीं, दूसरी चीज वो काम क्या करता है और इंजरी क्या सस्टेन हुई, तीसरी चीज उसको जो इंजरी लगी वो आउट ऑफ या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस लगी या नहीं लगी, राइट। तो यहाँ पे आप क्रेडिबिलिटी तोड़ते हैं। एक्सीडेंट हुआ, होने दो, कोई फर्क नहीं है, पर क्या वो मेरे एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन में, टर्म्स में आता था या नहीं, यही तो आपको मेन देखना है, राइट। पता चला वो सॉफ्ट टॉयज बनाने वाली इंडस्ट्री में काम कर रहा है और इंजरी उसकी पैटल इंजरी शो कर रही है कि सिर पे कुछ हैवी उसके आर्टिकल गिर गया। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है। तो खाली एलिगेशन लगा उसके एम्प्लॉयमेंट में ये चीज हुई, तो इट डजंट मीन कि उसकी गलती हो सकती है। फॉर अ कॉमन पब्लिक यस हो सकती है, बट इन आइज ऑफ लॉ इट इज नॉट एडमिसिबल। कोर्ट में टू द पॉइंट चीजें चलती, गॉट माय पॉइंट। आपके थिंकिंग, आपकी सोच के हिसाब से कोर्ट नहीं चलता, ठीक है। वही चीज यहाँ पर है कि नोटिस बुक के रिगार्डिंग, क्योंकि प्राइमा फेसी बाद में जो होगा वो 2 साल का टाइम आपको दिया हुआ है, डिपेंडेंट 2 साल के अंदर कंपेंसेशन मांग सकता है, या जो इंजर्ड एम्प्लॉय है वो 2 साल के अंदर कंपेंसेशन मांग सकता है, राइट। लेकिन एक प्रोविजन एम्प्लॉयर के लिए भी बना दिया कि आप रजिस्टर मेंटेन करिए, नोटिस बुक जिसको बोलते हैं, ताकि कोई भी वो मजदूर वहां पे वो चीज लिख सके। ओके, उसके बाद हम आते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट फेल्स टू सेंड टू द कमिश्नर द स्टेटमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सेंड। जो हमने देखा कि अगर डिपेंडेंट ने नोटिस दी है तो कमिश्नर एम्प्लॉयर से उसका रिप्लाई मांगता है कि भैया ऐसा कंपेंसेशन के लिए मेरे पास कंप्लेंट आई है, प्लीज रिप्लाई द सेम whether you are accepting the compensation and allegation or you are denying। बट अगर एम्प्लॉयर नहीं देता है, कोई रिप्लाई दिया ही नहीं, तो क्या? तीसरा आता है फेल टू सेंड द रिपोर्ट विच इज रिक्वायर्ड टू सेंड। जो रिपोर्ट मैंने अभी आपको बताई कि इंडस्ट्री में कितने एक्सीडेंट हुए, क्या हो रहा है, ये एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, पर वो उसने सेंड नहीं की। ओके, और चौथा फेज टू मेक अ रिटर्न एज टू कंपेंसेशन।
जैसे आप ITR भरते हैं ऐसे कंपेंसेशन रिटर्न भरा जाता है, डिटेल दी जाती है एवरी इंडस्ट्री। इट्स अ कंपल्सरी प्रोविजन। कितनी इंजरीज हुई हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या क्या हुआ है। और अगर ये चारों चीज आप नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको फाइन है, विच में एक्सटेंड टू द 5,000 रुपीज। 5,000 रुपए का आपको फाइन लगाया जाता है। अब आते हैं इंस्टीट्यूशन एंड कॉग्निजेंस। इंस्टीट्यूशन मीन्स कब फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, और कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस मीन्स उसमें एक्शन लेना है या नहीं लेना है। आई बात समझ में? तो sanction, the commissioner sanction is required prior to the institution of any prosecution under the act. मैंने आपको बताया था रेफरेंस लेना जरूरी है। अगर आप कोई भी कंपेंसेशन किसी भी कोर्ट में फाइल करने जा रहे हैं, कोई भी क्लेम करने जा रहे हैं, तो इट्स नेसेसरी कि आप पहले कंसर्न कमिश्नर से सैंक्शन करवाइए इसको। सेकेंड, कॉग्निजेंस। A court can take a cognizance of an offence under this act only on a complaint of respect thereof. There is no any provision for suo motu action by the authority as well as the court. जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हमने देखा था, there is a suo motu authority, expected डिस्प्यूट को भी वो कवर कर सकते थे। कंसिलिएशन बोर्ड, कंसिलिएशन ऑफिसर, जो डिस्प्यूट उनके अंडरलाइन में नहीं भी है उनको भी वो कवर कर सकते थे। However, such clause or such provision is not available in the cases of compensation. Okay, so there is no any provision for suo motu action by the any of the authority as well as the court. They will not take any cognizance unless and until the complaint is moved by any of the aggrieved party. And limitation is to refer the above said period within a period of 6 months from a date of alleged commission of an offence comes under the commissioner knowledge. ये जो चार में से एक भी अगर ऑफेंस हुआ है, एक भी रॉन्ग किया है, like fail to maintain book, कमिश्नर स्टेटमेंट, रिटर्न फाइल करने के लिए या रिपोर्ट के लिए, तो फ्रॉम द ऑकरेंस 6 महीने तक लिमिटेशन है। आप 2 साल बाद कंप्लेंट नहीं कर सकते। ओके, तो दिस इज योर वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट, जहां पे आपको पीनल प्रोविजन या पेनल्टीज या एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल करा के दी गई हैं। ओके, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है दैट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, that employers and contractors, this is special liability में आता है आपका chapter 5 special liabilities. Special liability under employees compensation act. देखिए यहाँ पे अब हमने कंपेंसेशन के बारे में देख लिया, एक्सीडेंट के बारे में देख लिया, वर्किंग कंडीशन के बारे में देख लिया, हाउ टू अप्लाई देख लिया, क्या उसमें एग्जम्पशन है वो देख लिया, क्या डी बार है, क्या बार है वो देख लिया। अब आते हैं लाइबिलिटी किसके ऊपर जाएगी कंपेंसेशन देने की। इसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 12, एम्प्लॉयर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर। द जनरल लाइबिलिटी of an employer in respect of a payment of compensation to the employees engaged by the contractor from the former state of business is covered under provision of section 12. These provision may be discussed. Means अगर contract employer ने contractor को काम पे रखा to perform some work और उस contractor ने employees या workers appoint किए, and in case of any accident, who will pay the compensation?
ठीक है, सबसे पहले आता है एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी। यहाँ पे एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर में फर्क है, याद रखिएगा। एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु आर गिविंग अ जॉब, who assigned the work to the contractor, and the contractor is the one who are performing her action with the help of his employees. हमने वाकेरियस लाइबिलिटी में आपने एक पार्ट पढ़ा होगा जहां पे एम्प्लॉयर अगर खुद इंस्ट्रक्शन देता है, ऐसे में लायबल कौन होगा? वो एम्प्लॉयर खुद होगा। वहां पर वो वर्कमैन या उसका जो भी टॉट होता है उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्टर लायबल नहीं होगा। आई बात समझ में? यहां पर अब हम वर्कमैन कंपेंसेशन की बात करते हैं। तो एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉयज के लिए इस एम्प्लॉयर की क्या लायबिलिटी है? एन एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे कंपेंसेशन टू एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड बाय हिज कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, contractor is the person who are giving a contract to do some work to another person. That person is known as contractor. He is employer who assigned the work, who is performing the work. That person is known as contractor, and under him the workers are performing. So they are workers. ये 3 टेस्ट आपके होते हैं, 3 लेयर बनी हुई है। ओके, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल इज द एम्प्लॉयर, प्रोफेसर इज द कॉन्ट्रैक्टर, और आप स्टूडेंट इज अ वर्कमैन। ये आप मान सकते हैं। परफॉर्म कौन करेगा? आप करेंगे। आपको इंस्ट्रक्शन कौन देगा? वो प्रोफेसर देगा। प्रोफेसर किसके कहने पे चल रहा है? एम्प्लॉयर के कहने पे। लेकिन मान लेते हैं प्रिंसिपल ने कहा कि मैं लूंगा ये क्लास, ये सब्जेक्ट, और फिर बच्चे फेल होते हैं, तो उसके लिए प्रोफेसर लायबल होगा? नहीं होगा। रीजन, प्रिंसिपल ने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, प्रिंसिपल अपना इंस्ट्रक्शन दे रहा है। वही चीज यहां पर एम्प्लॉयर के लिए, कि अगर एम्प्लॉयर खुद कर रहा है ये काम, खुद इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो एम्प्लॉयर, जो कॉन्ट्रैक्टर का पार्ट है, ऐसे में एम्प्लॉयर लायबल होगा टू पे द कंपेंसेशन इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट अरोज। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के काम करने का तरीका दूसरा है। दो कॉन्ट्रैक्टर भी वही काम करता, बट देन टू आपने उसकी पावर पे रोक लगाई। तो जब आप उसकी पावर पे रोक लगाएंगे तो जाहिर है वो अल्टरनेट चीज ढूंढेगा, वही वो कर रहा है। तो इसके लिए कंपेंसेशन के लिए लायबल भी आप ही होंगे। So an employer is liable to pay compensation to an employee employed by the contractor when a person, that is a principal, in course of or for the purpose of his trade or business contract with any other person। कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहा है। एक इंडस्ट्री में आपको पता है बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, जिसके लिए उसको अलग से एक कॉन्ट्रैक्टर रखना पड़ता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड आप कर रहे हैं, बट सप्लाई के लिए आपको दूसरे की जरूरत पड़ गई, सप्लाइंग एजेंसी की जरूरत पड़ गई, राइट? इट्स लाइक अ जोमेटो। रेस्टोरेंट में फूड बन रहा है, ऑर्डर आपने रेस्टोरेंट पे दिया है, पर डिलीवरी वो किससे करवा रहे हैं? थर्ड पर्सन से, जो कॉन्ट्रैक्टर है। तो ऐसे में लायबल कौन? वो रेस्टोरेंट होता है। डिलीवरी में डिफेक्ट आया, डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्टर होगा, बट खाना बनाने में देर हुई, इसकी वजह से डिलीवरी में लेट आया, तो इसके लिए लायबल कौन होगा? दैट एम्प्लॉयर लायबल होगा, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉय इज वर्किंग अंडर द गाइडेंस ऑफ एम्प्लॉयर डायरेक्टली। ऐसे कंडीशन में द रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज वेरी लिमिटेड रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस। उसके अलावा उसका और कोई रोल नहीं बचता। आई बात समझ में? चलिए, फिर उसके बाद आते हैं एग्जम्पशन।
The above provision do not apply where accident occurred elsewhere than on or in or about the premises. Accident अगर कहीं बाहर होता है, premises में नहीं हुआ या during the course of business नहीं हुआ, तो यहाँ पर condition same है. आई बात समझ में? जो हमने जनरल प्रोविजन देखा है, यहाँ पर भी वही. उसका काम करते समय, उसके कंट्रोलिंग बिजनेस करते समय गलती होती है या एक्सीडेंट होता है, तो ऐसे में एम्प्लॉयर लायबल है. बट इफ यू आर डूइंग योर वर्क बियॉन्ड द लिमिट एंड कंट्रोल ऑफ अ एम्प्लॉयर, in such situation, such employer or that employer is not liable to pay a single penny, though this is the case of fatal injury. So liability is already fixed as per Workmen Compensation Act. Who is liable, who is not liable. Okay. Nature of liability. The principal is liable in the above circumstances to pay the employee compensation which he would have been liable to pay if such employee has been employed by him. But obviously, अगर मैंने employment दिया है, तो I am liable to pay compensation for my employee in case of any accident. So the above provision incorporate the principle of constructive or vicarious liability of a principal for the injury sustained by his contractor's employee. Such liability arises only if the condition specified above are satisfied. Vicarious liability में हमने वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट देखा था. अब टॉर्च पढ़ेंगे तो आप देखेंगे vicarious liability में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के मजदूर से किसी को डैमेज होता है, उसके लिए लायबल कौन होगा? एम्प्लॉयर. बट अगर आप वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट की बात करेंगे, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर काम हो रहा है, then and only then the employer is liable, otherwise not. बात आ रही है समझ में? चलिए, अब फिर से वही आता है, इन द कोर्स ऑफ फॉर अ पर्पस ऑफ हिज ट्रेड और बिजनेस. ये हमने कई बार सुना है, कई बार डिस्कस भी किया कि अगर उसके परफॉर्मेंस करते समय कोई चीज होती है, then and only then the employer is liable, otherwise not. This is very crystal clear test. So while defending or while fighting such kind of cases before the tribunal, so being as an advocate, this is your responsibility to check first whether he is employee or not. Second, whether he performed during the course of business or not. Third, whether the injury is sustained inside premises or outside. अगर outside है तो during course of business है या नहीं. And fourth, the compensation which you are demanding or claiming is equal to the amount of injury sustained by your claiming. And the fifth one, in case of dependent, whether such dependent is legally liable or not. So these are the point of consideration before demand of any compensation. Okay. उसके बाद आते हैं indemnity by a contractor. Indemnity by a contractor. Indemnity by a contractor, where a contractor guarantees to pay the compensation in case of any accident arose during the accident. So where the principal is liable to pay compensation under this section, he is entitled to be indemnified by the contractor or any other person from whom employee could have been recovered compensation. Indemnify करना पड़ता है. Reason, that worker is performing his work under the insurance, under the guidance, under the warranty of his contractor.
there is no any direct relationship between the employer and the worker. ऐसे कंडीशन में इंडेमनिफाई कौन करेगा? वो कॉन्ट्रैक्टर करेगा, जिसकी वजह से ये काम उसको मिल रहा है. ओके, where a contractor who is himself a principal is liable, page number 44, last para, where the contractor is himself is liable to pay the compensation or indemnify a principal under this section, he is entitled to be indemnify any person standing to him in relation of a contractor from whom employee could have recovered the compensation. कई बार एम्प्लॉयर अपने एजेंट्स के थ्रू भी इंटर करता है. ओके, तो ऐसे कंडीशंस में आपको इंडेमनिफाई करने के लिए वो बंदा जो एम्प्लॉयर के बिहाफ में या एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव है वो वर्क करे. ठीक है. ऑल द क्वेश्चन एज टू द राइट टू एंड the amount of any of the such indemnity in default of agreement are settled by the commissioner. कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा. That is the labor question. The above provision may be divided into two parts: indemnity by the contractor to a principal and indemnity to a contractor. But obvious है, जब प्रिंसिपल या एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करता है तो प्रिंसिपल ये भी एक गारंटी लेता है. ओके, कि कैसे इंडेमनिफाई करेगा इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट हैपेंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सच परफॉर्मेंस ऑफ वर्क. ओके, इसके बाद आते हैं एम्प्लॉइज ऑप्शन. डिस्पाइट द अबव प्रोविजन एन एम्प्लॉय कैन रिकवर अ कंपेंसेशन फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्टर इंस्टेड ऑफ प्रिंसिपल. यहां पर एम्प्लॉय को एक छूट दी गई है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने उसको अपॉइंट किया है, अगर उसको इंजरी सस्टेन होती है तो वो उस कॉन्ट्रैक्टर से ही मांगेगा. इसी वजह से इंडेमनिटी का ऑप्शन दिया हुआ है. ऐसे कंडीशन में कॉन्ट्रैक्टर अपने एम्प्लॉयर से ले नहीं ले बात की बात है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को करना पड़ेगा. यहाँ पे वो वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल नहीं आएगा. मैच मत करिएगा, मिक्सिंग मत करिएगा. वाइकेरियस लायबिलिटी में एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर एनी डैमेज सस्टेन बाय थर्ड पर्सन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दो द एम्प्लॉय इज अंडर वर्किंग अंडर कॉन्ट्रैक्टर. However, in this matter, the contractor's workmen are liable to ask or claim a compensation from his contractor, though such work are instructed by the employer. Because that workman is appointed by the employer, that contractor only for a performance of a work of employer. तो दोनों में फर्क है. वाइकेरियस लायबिलिटी का सम पार्ट अटैच होता है, बट नॉट whole vicarious liability is applicable under the Workmen Compensation Act, because vicarious liability is the liability of a person to the third party. However, in Workmen Compensation Act, there is a liability arose for anything caused damages to the workman only. This is the basic difference. फिर उसके बाद आता है एम्प्लॉयर्स रेमेडी अगेंस्ट स्ट्रेंजर. यहां पे आपका वाइकेरियस लायबिलिटी या एब्सोल्यूट लायबिलिटी आएगा. ठीक है. सेक्शन 13 डील्स विद द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पार्टी टू द एम्प्लॉयर और इंडेमनिफायर. जैसे आप इंश्योरेंस कंपनी में देखते हैं, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस निकालते हैं तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होता है. मींस ड्राइवर या जो ओनर है उसको भी सेकेंड पार्टी हो गया ओनर, फर्स्ट पार्टी हो गई इंश्योरेंस कंपनी, सेकेंड पार्टी हो गया ओनर, और थर्ड पार्टी द पर्सन हु सस्टेन अ लॉस ड्यू टू द एक्सीडेंट. आई बात समझ में?
तो यहां पर भी वही चीज है, लाइबिलिटी ऑफ अ एम्प्लॉयर टू थर्ड पर्सन. The injury create a legal liability to pay damage for some person other than the person whom the compensation was paid. ऐसे में आपकी लाइबिलिटी एक स्ट्रेंजर के लिए भी आती है. क्यों आती है? उसके पीछे का रीजन यही है कि वैकेरियस लाइबिलिटी यहाँ पे आई. इन किसी को डैमेज कर दिया आपके काम करते समय, अब वो आप उसको ये नहीं फंसा सकते कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं वर्कमैन हूं, उससे लेना देना नहीं, वो सीधे एम्प्लॉयर को पकड़ेगा. हाउएवर फॉर अ कंपेंसेशन वो सीधे सीधे आपके कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ेगा, वर्कमैन. वहां पे उसको फुटबॉल नहीं बना सकते ये लोग, वहां पे उसको ये लोग फुटबॉल नहीं बना सकते. ठीक है? बिकॉज दैट वर्कमैन इज अपॉइंटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर ओनली. Creation of legal liability. This word indicates that when a circumstances reveal that the third party was responsible or liable to pay compensation or damages for the injury arising out of the accident, such third party is, by virtue of the provision of section 13, liable to indemnify a person who has been paid compensation. कॉन्ट्रैक्टर लाइबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टर ने जो कंपेंसेशन पे कर दिया उसको इंडेमनिटीफाई कर सकता है वो एम्प्लॉयर. बात आ गई समझ में? तो ये आप वहां पे उसको रिकवर कर सकते. ठीक है? उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयर्स इंसॉल्वेंसी. अगर एम्प्लॉयर इंसॉल्वेंट है, ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे अ पेनी, भिखारी है बेचारा, कई बार होता है. ऐसे में क्या होगा? कंपेंसेशन कैसे पे करेगा? The object of a section 14 is to the grant of a protection to an employer in an event of insolvency. जो विजय माल्या ने डिक्लेयर कर दिया था खुद को किंगफिशर एयरलाइंस के उसमें, मिस्टर गोयल ने डिक्लेयर किया जेट एयरवेज के उसमें, और बहुत सारी कंपनीज अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते जो कंपेंसेट. ऐसे में section this provision of section 14 enables an employee to have a priority in respect of his claim when the employer became insolvent. इंसॉल्वेंसी के बाद आती है आपकी मॉर्गेज या ऑक्शन. ऑक्शन में मिलने वाले जितने पैसे हैं सबसे पहले ये वर्कमैन को दिया जाएगा, इनके कंपेंसेशन दिए जाएंगे, उसके बाद अदर डेब्ट आएगा. तो प्रायोरिटी इन्हीं को दी जाती है क्योंकि ये डाउन ट्रोडन होते हैं. ओके, तो द सेक्शन एज पर सेक्शन 14, if the employer is insolvent, in that case of insolvent proceeding, first preference must be given to the employees only, उनके compensation के लिए. The section contemplates two contingencies: partly the insolvency of an employer or making a composition or a scheme of an arrangement with the employer's creditor, and secondly, employer is the company, the commencement of winding of a company. ये दोनों proceeding, you know, the very famous and useful proceeding to repay the compensation or damages sustained by the any third person. Okay, उसके बाद आते हैं हम effect. In the above circumstances, not with understanding anything in a law relating to the insolvency or the winding of a company, the rights of an employer against the insurer in respect of a liability to the workman are transferred and vested in employee. Upon such transfer, the insurers are placed in a position of an employer as far as liability concerned. The insurer are not, however, under a greater liability
to the employee than they would have been to the employer. यहाँ पर जो इंश्योरर है उसकी लाइबिलिटी ज्यादा हो जाएगी. उसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज he is ready to indemnify whatever the loss occurred by the employer. Difference in liability क्या है? If the liability of insurers to the employee is less than the liability of an employer to the employee, the employee is entitled to prove the balance in solvency proceeding or liquidation. In other words, he can recover the balance in such proceeding. But obviously, ये जनरल आपकी प्रोसीडिंग होती है. इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग जब आप पढ़ेंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में ऐसा नहीं है कि आपका सब कुछ बिक जाता है. बिकने के बाद जो पैसे बचते हैं वो आप रिकवर भी करते हैं, आपको वापस भी मिलता है. ठीक है. void or voidable contract में when a contract referred to the above is void or voidable on account of employer's default, the above provision will still apply because it's a default of an employer only, and for the default of an employer, employee is not liable to suffer. Why should he suffer just because of the default of his employer? Okay. उसके बाद priority to the compensation payment in the distribution of a property of insolvent or the asset of a company being wound up, the compensation payable to the employee ranks as per the priority depth. But obviously जब वो rank wise जो उनका distribution होगा उसी के according ये compensation भी decide होता है. आई बात समझ में? तो रैंक वाइज ही कंपेंसेशन डिसाइड होगा. ओके. तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपेंसेशन इन अ थर्ड पार्टी और इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ एम्प्लॉयर.